हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वही पहला चैप्टर। तो फिजिक्स क्लास 12 के लिए चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। जितने पीडीएफ का न्यूमेरिकल थे सारा न्यूमेरिकल बनाकर भेज दिए। अब टेस्ट का बारी है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट पढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, बहुत पहले ही पढ़ लिए थे कहीं और टीचर ट्यूशन कोचिंग या फिर यूट्यूब से कहीं से। तो बोले कि भैया टेस्ट लीजिए, हम लोग पढ़े हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट यहाँ से ही पढ़े हैं, तो जो जहाँ से पढ़े होंगे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो बोले थे कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे पढ़ एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 में होना है, तो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो टेस्ट में भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे तो आप लोग का बाकी सारा नोट से रहेगा। अब जितना नोट से पढ़ा दी पीडीएफ से तो उतना ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एमसीक्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ ही एमसीक्यू देखेंगे, बाकी जब टेस्ट में एमसीक्यू देंगे ना, तो सारा एमसीक्यू को उसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें टेस्ट को। रेडी हैं, पढ़ लिए हैं, सब कुछ कंप्लीट है, रिवीजन है। बोले थे कि संडे को लेंगे तो टेस्ट लेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। नहीं तो फिजिक्स में उतना फोकस नहीं देंगे, उसको फिर स्टॉप करके अपना इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट ही है। 2-3 यूनिट के बाद कंप्लीट टर्म 1 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश भी अप्रोक्स डी क्वार्टर तक कंप्लीट कर दिया है। चलिए, क्या था, फिजिक्स जैकबोर्ड एमसीक्यू है टर्म 1 के लिए फ्रॉम चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर पढ़ा दिए सारा डिटेल में। इसमें डेरिवेशन बहुत सारा था ना, डेरिवेशन तो आएंगे नहीं। तो आपका जो भी थ्योरी था, जो भी क्या बोलते हैं, थ्योरी के साथ साथ जो भी फार्मूला होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो सारे को देखना होता है और सारे को समझना होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। फार्मूला वगैरह याद रखना होता है, तो बस कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा। तो थोड़ा सा बाहर का साउंड को मैनेज करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सरफेस कंसाइडर्ड फॉर ए गोस लॉ इज कॉल्ड। गोस लॉ के लिए कौन से सरफेस के बारे में हम लोग सोचते हैं, कौन सा सरफेस को ड्रा करते हैं उसके बारे में। तो क्लोज सरफेस रहता है, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस या प्लेन सरफेस। तो गोस लॉ में हम लोग हमेशा गॉसियन स्फीयर का बात करते हैं। सिंपल है, जो यहाँ पे गोस लॉ तो गॉसियन स्फीयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होने चाहते, देख लेते हैं। केवल ऐसा ही देगा, केवल थ्योरी टाइप का। और जैक बोर्ड में तो ज़्यादातर थ्योरी रहेगा, न्यूमेरिकल बहुत कम रहेंगे, ठीक है ना। कूलम लॉ से कुछ रहेंगे या कुछ इस टाइप का। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रहेंगे, ज़्यादातर थ्योरी। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा थ्योरी रहते हैं ना। अब लॉन्ग न्यूमेरिकल तो देगा नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है नहीं। सब्जेक्टिव में रहेंगे, डेरिवेशन भी रहेंगे, न्यूमेरिकल भी रहेंगे। तो उसको सब्जेक्टिव तो सेकंड टर्म पढ़ेंगे, तो उसमें सारा बनाएंगे, सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म जितना हम लोग को देखना है। चलिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आ गया है, अप्रोक्स हर बार पूछता है इसको, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ ए क्यूब विच साइड ऑफ लेंथ ए, जिसका लेंथ का मतलब साइड ए है, एंड चार्ज क्यू है, इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए, एक क्यूब का यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया है, ठीक है। इस चार्ज का एज लेंथ आपका ए है और चार्ज आपका ए होगा। टोटल फ्लक्स आपको बताना है थ्रू द फेसेस ऑफ ए क्यूब विथ द साइड ऑफ ए लेंथ है इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट ए कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब। ये कॉर्नर पे चार्ज है, आपका लेंथ भी एल आपका लेंथ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने पास होंगे इस सरफेस से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से हम लोग क्या पढ़े हैं, कूलम लॉ पढ़े होंगे। सॉरी, क्या उसका नाम था, इसका नाम भूल गया, 1 सेकंड। गोस लॉ थोड़ा सा गोस लॉ है ना। तो गोस लॉ क्या बताता है, जितना भी चार्ज उस स्फीयर में है उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी सरफेस है, तो सरफेस को मतलब मान ली सरफेस है, ये हम यहाँ पे एक सरफेस को लेते हैं। तो इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, इसके अंदर बता रहा है कि क्यू चार्ज रखा हुआ है। लेकिन सरफेस देखेंगे क्यूब है, यहाँ पे एक सिंगल सरफेस की बात नहीं कर रहा है, क्यूब है। तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। तो 1 2 3 4 5 एक अपोजिट में उधर उस साइड में, तो 6 गुने 1/6 चार्ज हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी चार्ज होंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो भी चार्ज थे, सॉरी 6 तो एज होता है ना, इसका 8 होता है ना। इसका जो सरफेस होगा 8 गो सरफेस होगा, 2 गो इधर 2 गो इधर 4, 2 गो इधर 6 और 2 किधर में आएगा, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे 2 इधर। यहाँ से कैसे बताएं, मतलब समझिए, देखिए 2 इसके अपोजिट हो गए, 2 इसके अपोजिट होगा, 2 2 4 और फिर 2 ऊपर से 2 6 और 2 और कहाँ चले जाएंगे, इधर से उधर 2 2 4 2 6 8 होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 सेकंड।
देखिए फेसेस तो 6 होंगे, कॉर्नर आपका 8 होता है ना, तो कॉर्नर के यहाँ बात कर रहा है ना। देखिए कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर है तो 1/8, यहाँ पे एक यहाँ पे सारे कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है ना। तो क्या करते हैं 1/इप्सिलॉन नॉट से, यानी कि क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 1/इप्सिलॉन नॉट, 1/इप्सिलॉन नॉट। तो 1/इप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे 8 क्यों लग गया, क्योंकि 8 को यहाँ पे इस पर 8 को कोना देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1/इप्सिलॉन नॉट नहीं 1/8 इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो चार्ज आपका क्यू का क्यू रहेगा, तो 1/1 स्पेयर रहता है तो 1 इप्सिलॉन नॉट, 8 स्पेयर है तो 8 इप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सारे कॉर्नर के लिए हो गया, तो इसको थोड़ा समझिएगा, इस टाइप को दूसरा भी दे सकता है ना, तो ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक। चलिए सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, बहुत ही कम ही देखेंगे, बाकी हम लोग जाके क्या बोलते हैं टेस्ट लेंगे तो उस समय और सब सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें जितना है उतना देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गोसला, गोसला के बारे में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, बताइए। गोसला इज ए ट्रू फॉर ओनली क्लोज सरफेस, क्या क्लोज सरफेस के लिए हमेशा गोसला काम करता है, पहला स्टेटमेंट। नॉट ट्रू, देखना ध्यान दीजिएगा, जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक। अच्छा चार्ज, सेकंड बी ऑप्शन, द टर्म क्यू, ध्यान दीजिएगा, ऑफ ए राइट साइड ऑफ ए गॉसियन स्फीयर ला इंक्लूड द सम ऑफ द ऑल चार्ज इंक्लूड बाय द सरफेस, तो ये भी एक तरह से जितना भी चार्ज रहता है तो सारे क्लोज सरफेस में, राइट साइड किसी भी साइड में, तो गोसला के राइट साइड लेफ्ट साइड से मतलब नहीं है, चार्ज के जितने भी स्फीयर के अंदर मतलब चार्ज हैं तो क्लोज स्फीयर में तो सारे को सम कर देते हैं, और सम ऑफ द ऑल चार्जेस इंक्लूड बाय सरफेस द्वारा जितना भी चार्ज उसके अंदर है तो सारे को जोड़ देते हैं, तो वही है टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गोसला इंक्लूड द सम ऑफ द ऑल द चार्जेस इंक्लूड बाय द सरफेस। राइट साइड में जितने भी, राइट साइड के लेफ्ट साइड जिस साइड में रहेंगे, राइट है तो राइट साइड में, तो जितने साइड में जितने चार्ज रहेंगे सरफेस के अंदर इनक्लोज, तो सारे को ऐड कर देते हैं, तो उससे हमको निकल जाता है, ये भी सही है, दोनों दूसरा भी सही। अच्छा गोसला इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्रिकली, जब सिस्टम सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल एक ही प्रकार के सारे के सारे सिमेट्रिकल है, सारे के सारे क्या बोलते हैं सर्कल है, सारे के सारे ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल स्फीयर रहेंगे, तो उस समय कह रहा है कि गोसला इज नॉट मच यूजफुल, तो उस समय उतना यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि गोसला हमेशा क्लोज स्फीयर में दिखता है, तो अलग अलग स्फीयर की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, देखते हैं एक सेकंड रुक जाइए। तो सी में क्या बोल रहा था, सी को समझिए कि नॉट मचफुल इन द कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम है द सिमेट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग मतलब अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं जब सिमेट्रिकल होता है। लास्ट देख लेते क्या कर, गोसला इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट डिस्टेंस एंड कंटेन इन द कूलम लॉ, क्या इस पर डिपेंड करता है स्क्वायर इनवर्स, ये तो ऐसा है नहीं कि दो कितना स्क्वायर डिपेंड, ऐसा कुछ है नहीं, डिपेंडेंट डिस्टेंस कंटेन इन द कूलम लॉ, तो कूलम लॉ में जो डिस्टेंस देखा थे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो ऐसा पर डिपेंड करता है गोसला। तो हमको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, इसका में कन्फ्यूजन है, आंसर सी, देखिए सी है जाने, बाकी सब सही है। कूलम लॉ से हम लोग देखे थे ना, कूलम लॉ से आप कुछ गोसला से कूलम लॉ हम लोग डिड्यूस किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाता है, गोसला इज नॉट मच यूजफुल इन द कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम इज सिमेट्रिकल, सिस्टम सिमेट्रिकल में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में उतना अच्छा नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन सही थे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन भी थोड़ा सा बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी समझा दिए, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, उस टाइप को उतना क्वेश्चन देता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर भी थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा इसमें। देखिए कह रहा है कि चार्ज है आपका, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी आइसोलेटेड बॉडी होता है तो उसका चार्ज हमेशा जीरो होता है, प्लस माइनस हमेशा बराबर रहता है, न्यूट्रल बॉडी रहता है, उसमें कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं तब वहाँ से प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं। इस माइंड को रखिएगा, तभी क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए चार्ज Q इज ए प्लेस एट द सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, देखिए दो चार्ज है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, उसी के बीच में एक पॉइंट को रख दिया गया, दोनों को जोड़ रहा है, सो इन द फिगर में दिखाया गया है, ठीक। द चार्ज रेशियो Q एंड Q इज क्या होंगे, देखिए दोनों चार्ज का रेशियो क्या होंगे, तो रेशियो बराबर हम लोग क्या समझते हैं कि अपर बाई लोअर निकाल कर रेशियो निकालते हैं, तो दोनों चार्ज है तो पूरा अगर सिस्टम का चार्ज देखिएगा तो पूरा सिस्टम का चार्ज क्या होंगे, जीरो होंगे। अभी हम बताए थे कि कोई भी बॉडी का आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा जीरो होते हैं। इसको भी इसका सोल्यूशन दिखाते हैं तब इसका आंसर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, समझिए इसको। कह रहा है कि फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्ज बराबर हैं, तो नेट फोर्स कितने होंगे, नेट फोर्स हमेशा जीरो होंगे, क्योंकि चार्ज रहेगा तो चार्ज से तो फोर्स क्रिएट होते हैं, चार्ज कुछ है नहीं तो नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो लिखा है, यानी कि हम लोग जो इसका फोर्स
एक से क्या बोलते हैं, मैंने बड़ा चार्ज और छोटा चार्ज का फोर्स और दोनों छोटा चार्ज का फोर्स, दोनों का फोर्स हमेशा ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 बटा में 1/4πε0 और एक्स स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर और 1/4πε0 Q1 Q2 और डिस्टेंस आपका 2x स्क्वायर। तो दोनों देखिएगा ना क्वेश्चन में जो दिया हुआ था तो दोनों का ऐसा सिमिलर कर दिया, ऐड कर दिए। तो यहाँ से हम लोग Q का वैल्यू निकालेंगे, बड़ा Q का। तो देखिए बड़ा Q का वैल्यू आपका निकल जाएगा छोटा Q बटा में 4। तो रेशियो निकालेगा तो 1:4 यानी कि 1/4 निकल जाएंगे, इसके आंसर में देखने को मिलेगा। समझ के बात को देखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर में क्या देखिए ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि थोड़ा सा जूम कर दें, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर में क्या ऑप्शन नंबर डी को दिखा रहा है, क्योंकि -1/4। तो बोलिए भैया माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि माइनस इसलिए आएगा कि दोनों इधर पॉजिटिव में थे, ठीक है, इक्वल टू 0 थे। अब एक चार्ज इधर ही रह गया और स्मॉल चार्ज इधर आ गया तो एक माइनस में आएगा ना, दोनों अलग अलग हो गए। देखें तो सोल्यूशन तो एक निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है ना, फिजिक्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स का नहीं ना, इकोनॉमिक्स में टाइम लगा, इंग्लिश का इसमें थोड़ा समझना होगा, तभी ज़्यादा इसलिए ज़्यादा MCQ नहीं देंगे, बस इतना। कहाँ चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए सिंपल आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, इसमें तो ज़्यादा टेंशन है नहीं हम लोग का। देख लेते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन हैज, पर यूनिट चार्ज हमेशा बताए कि 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स लगने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ये तो चैप्टर में पढ़े ही नहीं है, या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो ऐसा पढ़ा नहीं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्फ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, क्या बोले, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो। सोचिएगा क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फोर्स लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो एक लाइन है, बताता है कि कितना नॉर्मली लाइन पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, फोर्स के बारे में बताता नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट जो फोर्स की बात कर रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए। 6 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है किसके बारे में देता है, फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में देता है, डायरेक्शन के बारे में देता है, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में देता है, या ऑल ऑफ दिस। तो सभी के बारे में। स्ट्रेंथ भी बताता है ना, जहाँ पे नज़दीक में है तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेंगे, जहाँ पे दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो कम फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इसमें हम लोग एक टेंजेंट को ड्रा कर देते हैं। टेंजेंट क्या, टेंजेंट मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, समझिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिएगा तो टेंजेंट डायरेक्शन को बताता है ना, डायरेक्शन भी। या नेचर ऑफ चार्ज भी। अब नेचर ऑफ चार्ज कैसे बताएगा, मान लीजिए कोई चार्ज है तो यहाँ पे देखा जाए कि अंदर क्या आ रहा है या फिर बाहर के जा रहा है। अंदर में आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बाहर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, देखे थे ना। तो इसका नेचर ऑफ चार्ज भी देख लेते हैं। इसके बाद ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होंगे, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। चलिए ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाहर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर क्या किसको दर्शा रहा है, निगेटिव चार्ज को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर मिल गया हम लोग को जी इसका सोल्यूशन। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर कहाँ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सिंगल निगेटिव चार्ज। सिंगल निगेटिव चार्ज के द्वारा इसमें कौन दिखा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा, जो डायरेक्ट नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे कौन होंगे जो कि दिखा रहा है सिंगल निगेटिव चार्ज के बारे में। तो निगेटिव चार्ज हमेशा क्या अंदर आता है बाहर जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हमेशा तो अंदर आने वाला है, तो आने वाला वो बाहर जाने वाला, तो बाहर जा रहा है लॉस हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि बाहर जा रहा तो पॉजिटिव में होगा, अंदर आ रहा तो निगेटिव में। तो यही करेक्ट होते हैं, यानी कि निगेटिव में कहने के माइनस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो चार्ज क्या होते हैं निगेटिव में आते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं, अंदर में सारे आ रहे हैं तो निगेटिव चार्ज, बाहर में जाते हैं लॉस होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए डायरेक्शन को दिखा रहा है, नेचर को दिखा रहा है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, तीनों बात हो गया। अब बोलिएगा नेचर डायरेक्शन तो इसका नेचर भी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसके साथ सब कुछ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है, हमेशा आएंगे भी, इस बार भी आएंगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए क्या होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फार्मूला जानना होगा, क्योंकि रट के याद करिएगा तो भूल जाइएगा। इसका एसआई डायमेंशन बहुत कम चांस है, लेकिन एसआई यूनिट हमेशा हर एक चीज़ को पूछता है, ठीक ना। जैक बोर्ड में हर एक बोर्ड में पूछता है, कि वो जैक बोर्ड नहीं कोई भी बोर्ड हो, 1 नंबर में क्वेश्चन हमेशा एसआई यूनिट में रहते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इससे पहले सोचिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो हम लोग पढ़ेंगे 1/ε0 या Q/ε0। तो Q/ε0 आप कैसे निकालें, Q का तो चार्ज, ε0 का तो हम लोग को पता नहीं है। तो एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है E.ds करने का मतलब ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में ना एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
ई डॉट डी एस, डी एस मैंने एरिया वेक्टर, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर देखिए कहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर यहाँ मिल गया। फोर्स का क्या होता है न्यूटन मिल गया। अब देखिए चार्ज का, तो चार्ज ऊपर में जाएगा तो पर कूलम हो जाएगा ना, तो पर कूलम स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मिल गया ना। तो हम लोग का फार्मूला याद था तो हम लोग निकाल लिए ना आंसर। तो बस ऐसा यूनिट में कुछ नहीं करना होता है, आपको फार्मूला याद करना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 9 भी देख लीजिए, भी सिंपल ऐसा यूनिट डाइपोल वगैरह तो सब कुछ अच्छा है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, क्या होंगे बताइए। न्यूटन होंगे, कूलम होंगे, फराड होंगे या डीवाई होंगे। तो न्यूटन तो फोर्स का होता है, कूलम तो चार्ज का होता है, फराड तो आपका, फराड किसका होता है, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं इसके, मैग्नेटिक फील्ड का फराड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ना बोल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का ही होता है। और डी बाई, तो डी बाई हम लोग को नहीं पता, तो डी बाई ही हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डी बाई, ठीक है ना। तो डी बाई या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। फराड, ठीक है, तो फराड थोड़ा सा देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को माइंड में भूल रहे हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए कि लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, इसको लिख लेके याद करके समझिए। बाकी क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में जब देंगे तो सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लेंगे और समझने में भी टाइम लेंगे, तो थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद समझा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इतना बड़ा जैक बोर्ड में नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना थोड़ा समझना है। देखिए इसका आंसर छोड़िए, आंसर क्या है बाद में देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा कितना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम कह रहा है एक कंसाइडर रीजन एक क्षेत्र के बारे में सोचिए, इनसाइड विच, उसके अंदर क्या है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं अलग अलग टाइप, बट द टोटल चार्ज इज जीरो। टोटल चार्ज जीरो करने का तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे को ऐड करके हम लोग को ओवरऑल चार्ज जीरो आ जाता है, ठीक है। एक मतलब कोई रीजन होगा, रीजन के अंदर में सारे बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है ना। Q1 Q2 करके Q3 करके ऐसे करके Q3 Q4 लेकिन प्लस माइनस सब होगा, यानी कि चार्ज ओवरऑल जीरो है, ठीक। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन, अब बताइए एट पॉइंट आउटसाइड द, इस रीजन के बाहर में क्या होंगे, कोई घटना के बारे में बताइए बाहर क्या होंगे। क्वेश्चन को समझ के देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नेसेसरी जीरो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम जीरो होंगे बाहर में, तो हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि फील्ड लाइन तो बनते रहेंगे। अच्छा सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, केवल डाइपोल मोमेंट के कारण जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। एक डाइपोल मोमेंट कोई भी दो यहाँ पर चार्ज ले लेगा, दोनों के कारण डाइपोल मोमेंट के कारण जो चार्ज बन रहे हैं, तो क्या इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। तो ऐसा नहीं है एक सिंगल चार्ज के कारण ही बनेंगे, एक सिंगल चार्ज के कारण ही बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमको बी भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ फॉर द लार्ज R डिस्टेंस। डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो खास जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द RQ। तो ऐसा तो एक फार्मूला पढ़े ना हम लोग, क्या यानी कि एक्सियल इक्वेटोरियल का जब फार्मूला पढ़ते थे, तो यानी कि 2P बटा में RQ आता था ना, RQ आता था, फार्मूला याद करिए। तो जब फार्मूला याद करते हैं तो RQ आता है, तो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे डेरिवेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही आता था, RQ आता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखे तो सी करेक्ट भी होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। फार्मूला में से हम लोग देखे थे, ठीक। तो वर्क डन, पूरा फार्मूला क्या था, पूरा फार्मूला भी हमको भी माइंड में नहीं है, तो क्या सोचते हैं थोड़ा सा, क्या था, क्या 1/4 2P किसके लिए और P किसके लिए था। तो 2P हम लोग किसके लिए करते थे, दोगुना करते थे, इक्वेटोरियल के नया इक्वेटोरियल में, एक्सियल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, 2P एक्सियल में, इक्वेटोरियल में वही है, एक्सियल जाना है तो दोगुना कर देते थे, तो फार्मूला वहाँ पे था। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल एलोंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन इज जीरो। इस रीजन के बाहर कोई चार्ज को मूव करेंगे ना तो हम लोग का वर्क डन जीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। आंसर हम लोग देखे भी थे और सारे को समझ भी गए ऑप्शन को, ठीक है। तो कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, क्या एक और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। ऐसा यूनिट में तो बन जाना चाहिए। चलिए क्या बोल रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट, यानी कि एप्सिलॉन नोट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये भी हमेशा पूछता है। तो इसको देखिए इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कूलम लॉ में, देखे होंगे कि कूलम लॉ में जब फोर्स निकालते थे क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 जो भी इधर था, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में, एक सेकेंड, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, जानते हैं कि कैसे क्या होता है। अब इसके बाद
इसका वैल्यू हम लोग अभी न्यूमेरिकल जो बनाए थे, जो पीडीएफ का सारा न्यूमेरिकल था, तो वहाँ पे हम लोग बताते इसको हम लोग के नाम से जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग जो ऐसा यूनिट लिखते थे तो क्या लिखते थे कि 9 × 10⁹ लेकिन जो लास्ट में लगाता था क्या लगाता था, न्यूटन याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में पर कूलम स्क्वायर, इतना था, इतना हम लोग देखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के था तो के का वैल्यू में ऐसा लिखते थे, लेकिन इसको के बोलते थे, तो के ऊपर में यानी ऊपर में। अब इप्सिलॉन नोट नीचे में है, यहाँ पर के रहता था, यहाँ पे हम लोग के लिखते थे, के इंटू इतना। तो इप्सिलॉन नोट नीचे में है, तो नीचे में है तो यूनिट तो सेम रहेगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो जो निगेटिव, जो पॉजिटिव हो निगेटिव में हो जाएगा, जो निगेटिव हो पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी कि न्यूटन है तो पर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मीटर स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम के माइनस है तो कूलम का प्लस में हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सेम है। तो कैसे आ गया, कैसे हम लोग निकालेंगे इप्सिलॉन नोट के बाद को समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर डायरेक्ट समझेंगे कि नीचे में ऐसा हो तो ऊपर में जाएगा तो पलट जाएगा। इसका वैल्यू 8.84 10⁻12 करके होता है, उसका वैल्यू देखिएगा पीडीएफ में था, ठीक है ना। 9 × 9 इसका के का होता है, इसका 8.84 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका है, उसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिएगा पीडीएफ में इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो निकल गया। निकालने के लिए सिखा दिए, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना होगा, क्योंकि कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर आपका इप्सिलॉन नोट का है, और के का पूछेगा तो के का बस पलट दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। पे यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये आपका इप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो काफ़ी डिटेल में सारे जितने भी आज हम लोग 11th क्वेश्चन देखे, तो 11th क्वेश्चन सारे को डिटेल में बता दिए, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन को बता दिया हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता तो हमसे पूछिए कि ना भैया यहाँ पे डाउट हमको समझ में नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा से बताऊंगा। जितना भी आज क्वेश्चन था सारे को कंप्लीट करा दिया, ठीक है। देखिए हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन आप लोग का डाउट होगा, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। देखिए बताते हैं, एक सेकंड। इसका जो आंसर बता दिया बस रटने के लिए कि 8 है तो 1/इप्सिलॉन 8 कर लीजिए, तो बोलिएगा भैया क्यू बटा में इप्सिलॉन जब बोले तो 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में 8 होना चाहिए, नीचे में क्यों है बोलिएगा ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। ऐसे रटने के लिए, याद करने के लिए 1/ क्या बता क्यू बटा में 8 और इप्सिलॉन नोट याद रखिएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए ना, तो कहिए कि ऐसे। इसके लिए आपको इस पिक्चर को 3D में समझना होगा। 3D में कैसे समझिएगा, देखिए ये जो क्यू है किनारे में रखा हुआ चार्ज, ठीक है। तो एक स्फीयर है, एक क्यू से हम लोग नहीं, आपको सारे को ये क्यू के इधर से भी एक क्यूब रहेगा, एक क्यूब इधर, इसको हमको सेंटर में एज्यूम करना होगा। जो चार्ज रखा हुआ है ये सेंटर में रखा हुआ है, जब सेंटर में रहेंगे तो इसके चारों तरफ से कि यहाँ पे एक एक क्यूब चारों तरफ से बनेंगे, चारों तरफ से क्यूब बनेंगे। तो चारों तरफ से क्यूब बनेंगे तो 8 क्यूब हो जाएंगे। तो एक क्यूब से इतना बनेगा तो 8 से कितना बनेगा, एक स्पेस में। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, तब समझ में आएगा कैसे क्या होता है। देखिए इसका आप सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, रियल में सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक, सॉल्यूशन को देखिए। अब जो मेरा क्यू था, जो चार्ज था, यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं बीच में आ गया। अब इसके आसपास बहुत सारे क्यूब, कोई एक इधर से क्यूब, देखिए 8 क्यूब रहेंगे, एक इधर से क्यूब, सब लिखा है 1 2 3 यहाँ पे दर्शाया। 8 को क्यूब इसके चारों तरफ से टच करेंगे, यानी कि 8 क्यूब का सरफेस यहाँ पे टच करेगा। तो 8 क्यूब का, तो 8 क्यूब का सरफेस यानी कि 8 सरफेस हो गया। 8 सरफेस तो कोना पे टच करेंगे, तो यहाँ पे क्या वर्टेक्स पे टच करेंगे। 8 का हम लोग 8 का निकालना नहीं है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि 5 बराबर क्या होता है, क्यूब बटा इप्सिलॉन नोट, ठीक है। लेकिन 8 क्यूब हो गए, तो 8 क्यूब तो हम लोग का एक क्यूब का निकालना है, क्योंकि इमेजिन किया तब ना 8 क्यूब आ गए इसके सेंटर में डाले तब। क्योंकि गॉसियन स्फीयर जब ड्रा करेंगे तो गॉसियन स्फीयर यहाँ पर ड्रा करिएगा तो नहीं ड्रा होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर गॉसियन स्फीयर ड्रा करेंगे तो क्लोज, सारा क्लोज आ गया, तो क्लोज आ गया। लेकिन हम लोग एक ही स्फीयर के बारे में बात करेंगे ना, तो 8 स्फीयर में ऐसा था, ठीक है। तो एक क्यूब के लिए 8 क्यूब यहाँ पर टच किए तो क्यूब बटा इप्सिलॉन नोट, लेकिन एक क्यूब के लिए क्या होंगे, यहाँ पे 8 क्यूब दर्शा रहे हैं, लेकिन एक क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग, एक क्यूब। बोलिएगा कि 8 क्यूब क्यों लिए, क्योंकि गॉसियन स्फीयर ड्रा करेंगे तब ना गॉस थ्योरम होगा, इसीलिए। तो 1 क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, क्यूब बटा में 8, यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक क्यूब के लिए 1 बटा में 8 नीचे में चला जाएगा। सिंपल था, इतना नहीं समझिएगा तो बस याद रखिएगा कि 8 वर्टेक्स होता है, तो 8 हम लोग बस क्यूब बटा में 8 इप्सिलॉन नोट कर देंगे। बात को समझ गए ना, क्योंकि गॉसियन स्फीयर ड्रा करने के लिए कोलो सरफेस चाहिए, जो कि पूरा सरफेस में घिरा हुआ है, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे पूरा हम लोग को एक घिर जाएगा, एक गॉसियन स्फीयर ड्रा हो जाएगा एक क्लोज क्यूब में, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 से, तो हम लोग एक में निकाल लेना केवल, तो एक में निकालने के लिए 8 क्यूब के लिए क्यूब बटा इप्सिलॉन नोट, तो एक के लिए तो 1 बटा 8 हो जाएगा। बात को समझ गया, ठीक है। तो यही समझाना चाहता था कि नहीं भी समझिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बताया था, डायरेक्ट रटा दिया था। तो रटना चाहते हो तो रट भी लीजिए आंसर को, नहीं तो समझना चाहते हो समझिए, इतना डीप में थोड़ा सा जाइए, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें और टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।